जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. Taking on from the last lecture, we studied that what are transformers, ट्रांसफार्मर की बेसिक वर्किंग क्या है और ट्रांसफार्मर्स का बेसिक आर्किटेक्चर की सेल्फ अटेंशन में की इंपॉर्टेंस क्या है. तो द होल बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर इज सेल्फ अटेंशन. दैट्स व्हाई दे आर सो गुड. तो ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी थी ये ट्रांसफार्मर की एनएलपी की कैपेबिलिटीज थी. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्यों इतनी अच्छी वो कर सकता है, बिकॉज इट अटेंड्स टू द टेक्स्ट और सेल्फ अटेंशन की वजह से इट्स एबल टू अंडरस्टैंड कि आप उसको क्या थ्रो कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे बेहतर क्लासिफिकेशन करता है, बेहतर जनरेशन करता है. सो आई यस्टरडे ऑल्सो मेंशन्ड कि जो मेन ट्रांसफार्मर का बिल्डिंग ब्लॉक है वो 3 कॉन्फ़िगरेशंस में इस्तेमाल हो सकता है. ऑन द लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन इज एनकोडर ओनली मॉडल्स, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को रिप्रेजेंटेशन जनरेट करना है. तो एनकोडर मॉडल्स लाइक बर्ट, जो कल हमने इस्तेमाल किया था फॉर क्लासिफिकेशन की एक नोटबुक के लिए, तो वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जनरेट करता है फॉर एनी टेक्स्ट जो उसको थ्रो किया जा रहा है. मिडल में आपके पास है इनकोडर डिकोडर मॉडल्स. इनकोडर डिकोडर मॉडल्स जो हैं ये यूज होते हैं सीक्वेंस टू सीक्वेंस टास्क के अंदर. सीक्वेंस टू सीक्वेंस टास्क से क्या मुराद है कि जैसे आपने ट्रांसलेशन करनी है, तो आपने इंग्लिश से फ्रेंच में या इंग्लिश से उर्दू में या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, तो एनकोडर जो है वो सोर्स लैंग्वेज को एनकोड करेगा. डिकोडर जो है वो टारगेट लैंग्वेज में जनरेशन करेगा. डिकोडर का काम जनरेशन है, एनकोडर का काम जो है वो इज टू एनकोड और टू रिप्रेजेंट द इनपुट लैंग्वेज. इनपुट लैंग्वेज भी हो सकती है और आप एनकोडर को इस्तेमाल कर सकते हैं इमेजेस के लिए भी. यू कैन एनकोड एन इमेज एंड देन बेस्ड ऑन दैट इमेज एनकोडिंग आप डिकोडिंग से उसकी डिस्क्रिप्शन जनरेट करा सकते हैं. राइट. तो देयर कैन बी मेनी यूज केसेस जो एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर में होते हैं. एंड देन देयर आर डिकोडर ओनली मॉडल्स, जो बिल्कुल राइट साइड पे आपके नजर आ रहा है, डिकोडर ब्लॉक. डिकोडर ब्लॉक जो है वो जनरेशन का ब्लॉक है. इट इज यूज टू जनरेट टेक्स्ट. राइट. तो डिकोडर का टोटल काम होता है नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करना बेस्ड ऑन वट एवर इनपुट इज थ्रोन टू इट. और large language models, almost all of the large language models are decoder only models, right? They can only decode or they can only predict next word, right? सिवाय एक आधे के, for example, there is a consortium named as Cohere for AI, जिनका large language model है आया के नाम से, AYA. So that is one of the major large language model जो encoder decoder architecture based है. तो उसमें एनकोडर भी है और उसमें डिकोडर भी है. तो इनपुट को एनकोड करता है और फिर डिकोडिंग से आउटपुट जनरेट करता है. वन ऑफ द वेरी फ्यू एलएलएम्स जो कि इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है. बाकी एवरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ख्वाह वो चैट जीपीटी हो, गूगल का जेमिनाई हो, गैमा हो, गैमा नहीं नॉट जैमा, आईबीएम का ग्रेनाइट, मेटा का लामा, दे आर ऑल डिकोडर ओनली एलएलएम्स. इनके अंदर सिर्फ डिकोडर ब्लॉक है. राइट. सो डिकोडिंग जो होती है, जैसा मैंने कल थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट वी डिकोड इज, जो सॉफ्टमैक्स आपकी लेयर है, सॉफ्टमैक्स की आउटपुट जो है वो आपकी पूरी वोकैबुलरी के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करती है. सो इफ यू हैव अ लैंग्वेज इन इंग्लिश और आप इंग्लिश में लैंग्वेज जनरेशन कर रहे हैं, तो आपकी जो आउटपुट होगी वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि फॉर दिस गिवन इनपुट व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल आउटपुट, और वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी वोकैबुलरी पे स्प्रेड होगी. तो आपको पूरी वोकैबुलरी में बता रहा होगा कि अगर आप लिख रहे हैं कि आई एम ड्राइविंग अ, और आगे वो बता रहा होगा कि कार की इतनी प्रोबेबिलिटी है, बाइक की इतनी प्रोबेबिलिटी है, ट्रक की इतनी प्रोबेबिलिटी है, और उसके अलावा तमाम वोकैबुलरी वर्ड्स की. तो उसमें इज, द, ओशन, वाटर, एवरीथिंग इज असाइंड अ प्रोबेबिलिटी नंबर. ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो इस पूरी की पूरी वोकैबुलरी की जो प्रोबेबिलिटी जनरेट होती है फॉर वन इनपुट, इन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर होता है. इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो आप इस पूरी वोकैबुलरी की तमाम प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करेंगे तो वो 1 रहेगा हमेशा से, क्योंकि हमने इसको सॉफ्ट मैक्स से गुजारा है. सॉफ्ट मैक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देता है जो भी उसको इनपुट दी जाती है. राइट. तो वो करता क्या है कि उस नंबर को जो सॉफ्ट मैक्स को इनपुट में जा रहा है उसको डिवाइड कर देता है तमाम नंबर्स के सम से.
तो अल्टीमेटली एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। हम उसमें से क्या करेंगे कि अगर मैंने वर्ड सेंटेंस फीड किया है लैंग्वेज मॉडल को, आई एम ड्राइविंग अ, तो हम टॉप वाला टोकन पिक करेंगे जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है और उसको कहेंगे ये मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, राइट। तो अगर वो कार की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है तो हम कार उठा लेंगे, अगर वो बाइक की है तो हम बाइक उठा लेंगे, वो मोटर बाइक है, बाईसाइकिल है, बोट है, वट एवर इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, राइट। ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी लर्निंग कहां से हो रही है? ये लर्निंग हमारे डेटा सेट से हो रही है। ये डेटा सेट जो है वो इंटरनेट भी उसका सोर्स हो सकता है, उसका सोर्स हमारा अपना प्रोप्राइटरी डेटा भी हो सकता है, एनी सोर्स, एनी टेक्सचुअल डेटा। तो जो आपका डिकोडर है, इट इज बेसिकली जनरेटिंग अ टोकन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोकन्स, और हम उसमें से नेक्स्ट वर्ड का टोकन, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला टोकन पिक कर लेते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड टोकन प्रेडिक्शन एक्चुअली है क्या? अगर आप चैट जीपीटी से जब चैट कर रहे होते हैं तो आपने फॉर एग्जांपल उसको मॉडल को फीड किया, चैट जीपीटी को, एलएलएम्स का नाम, राइट। तो आपने फीड किया एलएलएम्स, तो चैट जीपीटी को जो इनपुट जाएगी वो सिर्फ एलएलएम्स फीड होगी और उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि अब एलएलएम के बाद क्या आना है वो प्रिडिक्ट करो। तो हमारे अगर ट्रेनिंग डेटा में लिखा है एलएलएम लर्न टू प्रिडिक्ट वन वर्ड एट अ टाइम, तो लैंग्वेज मॉडल ने कोई वर्ड प्रिडिक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल वो लर्न नहीं था, तो ये हमारे लिए लॉस फंक्शन बन गया, लॉस बन गया कि अगर उसने एलएलएम्स के बाद कुछ और वर्ड प्रिडिक्ट किया और हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट में लिखा था कि लर्न आना चाहिए था, तो यहां से हम गैप कैलकुलेट करेंगे कि ये लॉस हमारे पास आ गया कि प्रिडिक्शन ये होनी चाहिए थी, प्रिडिक्ट ये हो रहा है। इसकी बेसिस पे हम ट्रांसफॉर्मर के पूरे आर्किटेक्चर को बैक प्रोपोगेट करेंगे, वेट्स अपडेट करेंगे और अब मॉडल को नेक्स्ट टाइम स्टैम्प में एलएलएम्स लर्न फीड कर देंगे, राइट। जो हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट में हमें पता है कि एलएलएम के बाद लर्न ही आना था, तो नेक्स्ट टाइम स्टैम्प के अंदर वो एलएलएम और लर्न की बेसिस पे कुछ प्रिडिक्ट करेगा, फिर हम उस पर लॉस कैलकुलेट करेंगे, बैक प्रोपोगेट करेंगे एंड सो ऑन। और जब इन्फ्रेंस हो रही होगी तो जो लैंग्वेज मॉडल जनरेट कर रहा है वही हम वापस उसको अपेंड करके इनपुट के साथ दोबारा फीड कर देते हैं, राइट। तो हम इस तरह से कंटिन्यूसली जो कुछ जनरेट होता जा रहा है वापस उसी तरह से आइटरेटिवली फीड करते जाते हैं। तो इस तरह के मॉडल को कहा जाता है, इसकी ट्रेनिंग को कहा जाता है कि ये सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग है। सेल्फ सुपरवाइज का क्या मतलब है कि जो ट्रेनिंग डेटा है वही मेरा लेबल डेटा भी है, राइट। और इस वजह से एलएलएम्स की ट्रेनिंग बड़े आराम, नॉट आराम से, बट उसके लिए डेटा सेट प्रिपरेशन जो है वो बहुत इजी प्रॉब्लम हो गया टू सॉल्व। आप पूरे इंटरनेट का डंप उठाएं तो आपके पास पूरा का पूरा टेक्स्ट मौजूद है, तो आपने कोई लेबलिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, उस डंप के ऊपर लैंग्वेज मॉडल को फाइन ट्यून ट्रेनिंग देते जाएंगे तो आपका एलएलएम ट्रेन हो जाए, राइट। दिस process is known as self supervised learning and this generation is known as auto regressive generation, क्योंकि आप अपनी ही आउटपुट के ऊपर, अपनी ही इनपुट के ऊपर रिग्रेस कर रहे हैं कि जो आपने इनपुट दी उस पर जनरेट हुआ, घुमा के वही दोबारा से अपेंड की और दोबारा से इनपुट दे दी, तो आप ऑटो रिग्रेस, आप रिग्रेशन कर रहे हैं अपनी ही इनपुट के ऊपर, राइट। एंड दिस इज हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वर्क। आप चैट जीपीटी से जब एक क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन के जवाब में चैट जीपीटी 200 अल्फाज निकालता है, तो योर मॉडल रैन फॉर 200 टाइम्स टू जनरेट दैट रिस्पॉन्स टू यू, राइट। एवरी टाइम इट विल रन एंड जनरेट वन टोकन ओनली, फिर अगला टोकन जनरेट करेगा, फिर अगला टोकन जनरेट करेगा, फिर एंड सो ऑन, इस तरह से करता जाएगा। तो यहां तक हमने जो कल नोटबुक की थी तो वो वेरी स्मॉल साइज था, बर्ड का 170 मिलियन पैरामीटर्स का लैंग्वेज मॉडल था, राइट। लेकिन जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम GPT-3 से पहले जितने भी LLMs थे, दे वर वेरी स्मॉल, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्ड भी 170 मिलियन पैरामीटर का था। इसी तरह से आपको यहाँ पे बर्ड लार्ज नजर आ रहा होगा। ओपन एआई का जो फर्स्ट जीपीटी था, GPT-0 अगर आप उसे कह लें, तो 110 मिलियन पैरामीटर्स का था। GPT-2 जो है वो अराउंड 300-400 मिलियन पैरामीटर्स का था, राइट। सो ये सारे के सारे मॉडल जो थे प्री GPT-3 were in millions of parameter, except NVIDIA का मैग्नाट्रॉन था, that was an outlier over there. Rest every parameter, every model was somewhere along aligned to 1 billion max, 1 या 2 बिलियन मैक्सिमम साइज था, इससे ज्यादा पैरामीटर नहीं थे। GPT-3 was the first model to have hundreds of billion parameters. तो GPT-3 जो है, which was not actually Chat GPT,
चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ था तो 3.5 से लॉन्च हुआ। तो GPT-3 हैड अ साइज ऑफ 175 बिलियन पैरामीटर। तो ये हमने स्केलिंग क्यों की, हमने इतना बड़ा साइज क्यों कर दिया? मतलब एक काम अगर छोटे से, कल हमने देखा है कि हमने 170 बिलियन से क्लासिफिकेशन करवा ली थी। तो इफ यू आर एबल टू क्लासिफाई विद 95-96% एक्यूरेसी, तो ये 170 बिलियन पैरामीटर पे हम क्यों जा रहे हैं? इसका ताल्लुक है स्केलिंग लॉ से। तो स्केलिंग लॉ was also proposed by OpenAI। जिस तरह से OpenAI ने GPT प्रपोज किया था, उसी तरह से OpenAI ने 2020 में एक पेपर पब्लिश किया नोन एज स्केलिंग लॉज फॉर नेचुरल लैंग्वेज मॉडल्स। ये स्केलिंग लॉ जो है, जिन्होंने थोड़ी सी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो उनको आप क्योंकि कंप्यूटर साइंस के सारे लोग हैं, तो आपने मोर्स लॉ का नाम शायद सुना हो कि आपकी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो आफ्टर सम टाइम डबल हो जाती है। आपकी जो नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं ऑन अ चिप आर डबल्ड आफ्टर सम टाइम। ये एक एम्पिरिकल सा लॉ है, मोर्स लॉ, जिसको आपकी चिप डिजाइन की, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री डेकेड से फॉलो कर रही है। एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रोग्रेसिंग। हम उस लॉ को मीट करने के लिए इनोवेशन कर रहे होते हैं कि आफ्टर 3-4 years द नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन योर चिप शुड एक्चुअली डबल। तो जितने आपके सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर होंगे, उतनी आपकी कंप्यूटेशनल पावर बेहतर हो जाएगी फॉर द सेम साइज ऑफ चिप। तो ये जो नए नए प्रोसेसर आते हैं, तो आप देखते हैं कि इनका साइज उतना है, लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती जा रही है। वो इसलिए बढ़ती जा रही है कि नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह से ये उससे नॉट उस तरह का, बट स्केलिंग लॉ जो है ये एक ऑब्जर्वेशन थी आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय ओपन एआई टीम, जिसमें उन्होंने डिस्कवर क्या किया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। मैं आपको पूरा स्केलिंग लॉ तो नहीं पेपर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको उसकी एक सिग्निफिकेंस जरूर बताऊंगा, विच वॉज नेवर डन फॉर डीप लर्निंग मॉडल्स बिफोर 2020। एंड दैट वॉज कि they were able to have a model that can predict कि अगर आपके पास, आपको अगर इतनी एक्यूरेसी चाहिए, या आपका लॉस, आपको चाहते हैं कि आपके एलएलएम का लॉस इतना लो हो जाए, तो बाय स्केलिंग लॉ यू कैन प्रिडिक्ट कि आपको कितना डेटा, कितनी कंप्यूट और कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स चाहिए। हाउ दे डिड दैट वाज कि दे स्टार्टेड विद अ स्मॉल डेटा सेट, विद स्मॉल कंप्यूट, विद अ स्मॉल मॉडल। उसको ट्रेन किया, उसका लॉस देखा, मॉडल का साइज बड़ा किया, डेटा साइज बड़ा किया, कंप्यूट बड़ी की, उसको ट्रेन किया, उसका ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस ऑब्जर्व किया, और इस तरह से इसको स्केल करते गए। डेटा को भी स्केल किया, कंप्यूट को भी स्केल किया, और मॉडल के पैरामीटर को भी स्केल किया। जब उन्होंने इसको स्केल किया, मैं आपको बहुत ही उसका ब्रीफ से समरी बता रहा हूं, जब उन्होंने उसको स्केल करना शुरू किया, तो दे स्टार्टेड टू सी अ पैटर्न कि ये जो स्केलिंग है, ये एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रही है। तो ये आपको जिस तरह से ग्राफ में नजर आ रहा है कि मैं कंप्यूट बढ़ाता जा रहा हूं, तो मेरा लॉस एक लीनियरली नीचे आता जा रहा है, राइट। डेटा सेट का साइज बढ़ता जा रहा है, जो सेंटर वाला ग्राफ है, मेरा लॉस लीनियरली नीचे आता जा रहा है। पैरामीटर्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरा लॉस लीनियरली नीचे आता जा रहा है। तो फ्रॉम दिस होल स्टडी दे फाउंड आउट कि वी कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट नाउ कि हाउ मच टू स्केल टू अचीव अ वेरी हाई एक्यूरेसी, राइट। दैट मेक सेंस। दैट्स व्हाई, इसी वजह से सैम एल्टमैन is actually pursuing massively for such a massive funding to make even a bigger chat GPT model, because there are thoughts around कि if we have a very large language model, if we are able to train a very large language model, we can achieve AGI, that is artificial general intelligence। जिस तरह से हम ह्यूमन जनरली इंटेलिजेंट हैं, अगर मैं आपको अभी डांटना शुरू कर दूं तो आप सहम जाएंगे, मैं गप्पे लगाना शुरू कर दूं तो आप खुश हो जाएंगे। लैंग्वेज मॉडल के अंदर नो इमोशंस। आप जनरली इंटेलिजेंट है, मैं आपको 2+2 सिखाऊंगा तो आप 2+3 भी कर लेंगे, राइट, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरली इंटेलिजेंट है कि आप समझ गए कि अच्छा मैथ इस तरह से। मैं आपको इंग्लिश में एक आर्टिकल का बारे में बताऊंगा कि आर्टिकल मैंने इस तरह से लिखना है, तो आप समझ जाएंगे और आप उसकी तरह के आर्टिकल लिख लेंगे। यू आर जनरली इंटेलिजेंट, राइट। ड्राइविंग सीखनी है तो आप जनरली इंटेलिजेंट है। कंप्यूटर, रोबोट्स आर नॉट जनरली इंटेलिजेंट। आप उसको ड्राइविंग सिखाना शुरू करें तो इट कैन नॉट मेक सेंस कि अच्छा क्या करना है, कब पैडल दबाना है, कब ब्रेक दबानी है, कब इंडिकेटर देना है। तो यू हैव टू प्रोग्राम देम।
So they think कि अगर हम बहुत बड़ा लैंग्वेज मॉडल बना लेंगे तो we can achieve AGI, and that's why they're pursuing with this whole science of scaling. तो ये स्केलिंग जो हो रही है, जो 100,000 GPUs के क्लस्टर बन रहे हैं, एलॉन मस्क ने 100,000 का बनाया है, ओपन एआई 200,000 का बना रहा है, मेटा 300,000 ऑर्डर करके बैठा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो परसू है, ये सिर्फ इसलिए है कि मेक अ वेरी लार्ज लैंग्वेज, राइट? एज ऑफ नाउ जो GPT 4o है, इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 1.2 ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल, राइट? तो इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ GPT 3.5। 3.5 जब लॉन्च हुआ था तो वो 570 बिलियन पैरामीटर का लैंग्वेज मॉडल था। So scaling laws just say that the bigger the model is, the better it becomes, right? And GPT-3 is very large compared to GPT-2, right? It is so massive कि अगर आपने ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर बेसिकली पढ़ लिया था कि उसके अंदर एक डिकोडर ब्लॉक होते हैं, उसके अंदर अटेंशन लेयर होती है, उसके अंदर और बहुत कुछ होता है, तो GPT-3 की अगर मैं बात करूं, नॉट 3.5, GPT-3 जो GPT 3.5 से 3 टाइम्स छोटा है, इट हैज 96 डिकोडर ब्लॉक्स। तो उसके अंदर 96 डिकोडर ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, एंड कॉन्टेक्स्ट साइज जो है उसका 2048 है। 2048 कॉन्टेक्स्ट साइज का मतलब ये है, कॉन्टेक्स्ट लेंथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर लैंग्वेज मॉडल। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट दैट मॉडल कैन टेक, कि वो एक वक्त में कितना टेक्स्ट इनपुट में लेके जा सकता है, राइट? एम्बेडिंग साइज जो उसके अंदर यूज हो रहा है, इट्स अराउंड 12,288 डायमेंशनल एम्बेडिंग्स जो कि वो जनरेट कर रहा है, और पैरामीटर इज समवेयर अराउंड 175 बिलियन पैरामीटर। GPT-3 was launched in very variants, so many variants, small, large, extra large, and the final 173 बिलियन जिसको हम GPT-3 के नाम से आज जानते हैं, राइट? सो ये सारे के सारे मॉडल जो हैं, जब इनको लार्ज करते जा रहे हैं, तो the another thing that is important to understand about LLM is कि पैरामीटर लार्ज करने से आपको एक्यूरेसी तो मिल रही है, आपकी प्रोटेक्शन बेहतर हो रही है, राइट? बट देन देयर इज समथिंग एल्स दैट वाज ऑब्जर्व्ड, कि जब आपने लैंग्वेज मॉडल्स को लार्ज किया, आप हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर को जब आपने टच करना शुरू किया, राइट? जब आप स्केल करना शुरू किया आपने, आप 8 बिलियन पैरामीटर से ऊपर निकले, तो आपको पता लगा कि लैंग्वेज मॉडल्स की इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग एबिलिटी बहुत बेहतर हो गई। अनलाइक बर्ट की तरह के मॉडल जो बहुत छोटे थे, या GPT-2 जब लॉन्च हुआ था तो विकिपीडिया के टेक्स्ट के ऊपर ट्रेन था। तो जब आप उसे कोई टेक्स्ट लिखते थे तो विकिपीडिया से मिलता जुलता होता था, तो विकिपीडिया की तरह का वो आर्टिकल जनरेट करना शुरू कर देता था, राइट? क्योंकि इट्स वाज ट्रेन्ड ऑन अ मैसिव, उसका डेटा सेट का पार्ट जो था वो विकिपीडिया था। जो GPT 3.5 ऑनवर्ड जितने लैंग्वेज मॉडल ट्रेन हो रहे हैं, उनका जो कोर मेजर चंक है वो कॉमन क्रॉल का डेटा सेट है। कॉमन क्रॉल इज अ कंसोर्शियम जो पूरे इंटरनेट का डंप लेता है, शायद मैंने पहले जिक्र किया आपसे। So it takes the dump of entire internet after every 2-3 years. तो ओपन एआई ने कॉमन क्रॉल से पूरा पूरा इंटरनेट का डंप उठाया, उसको प्री प्रोसेस किया, उसको क्लीन किया, उसमें से एथिकली, रेशियली, टेक्निकली, जेंडर बायस्ड, सारे के सारे बायस्ड कंटेंट निकाले, अननोन टैग्ड वेबसाइट्स को क्लीन करते करते करते, ऑन दैट अराउंड फॉर GPT 3.5 इट वाज अराउंड 573 जीबीज ऑफ डेटा, जिसको कि यूज करके GPT 3.5 को ट्रेन किया गया। जब आपने इतने मैसिव डेटा सेट के ऊपर एक LLM को ट्रेन किया, तो व्हाट वी फाउंड आउट इज कि इन कंट्रास्ट टू नॉर्मल स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, जैसा कि ट्रांसफॉर्मर से आप छोटा सा बना लें, LSTM या RNN को यूज करके आप छोटा सा मॉडल बना लें, इन मॉडल की इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग एबिलिटी बहुत बेहतर है। इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग एबिलिटी का मतलब यह है कि जो चीज इन्होंने पहले नहीं भी देखी हुई, जो काम ये पहले नहीं भी जानते थे, या तो आप उनको जस्ट इंस्ट्रक्ट कर दें कि मैंने ये काम करना है तो वो कर देंगे, या आप उनको एक दो एग्जांपल साथ प्रॉम्प्ट के अंदर दे दें कि मैंने इस तरह से काम करना है तो नाउ डू दिस, तो दे वर एबल टू डू दैट जस्ट बेस्ड ऑन देयर मैसिव साइज एंड ऑन सो मच डेटा दे वर ट्रेन्ड ऑन। ठीक है? तो इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग के 3 फ्लेवर्स हैं। वन इज जीरो शॉट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक खास तरह से समराइजेशन करते हैं, आपके कंपनी का कोई स्पेसिफिक यूज केस है कि आपके पास जो आर्टिकल्स हैं, आप उसके अंदर जो समरी है वो बुलेट फॉर्म में करते हैं,
कि आपकी समरी जो है लॉन्ग रनिंग पैराग्राफ नहीं होता, आप वो समरी जो है ना की सेंटेंसेस में उसको आर्टिकल को समराइज करते हैं। तो बाय जस्ट आस्किंग LLM कि प्लीज जनरेट द समरी ऑफ दिस आर्टिकल इन बुलेट्स, तो अगर उसने उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में कहीं भी ये काम नहीं हुआ होगा तो इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि लैंग्वेज मॉडल ये कर देगा और जो समरी जनरेट करेगा वो बुलेट्स के अंदर जनरेट करेगा। और दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीरो शॉट, कि आपने उसे कुछ एग्जांपल नहीं दी, कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा, बट जस्ट बाय इंस्ट्रक्टिंग इट वाज एबल टू जनरेट दैट। देन देयर इज वन शॉट, कि फॉर एग्जांपल आप किसी तरह से आउटपुट को फॉर्मेट करते हैं या आप किसी तरह से अपने सेंटिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, तो आप उसे एग्जांपल दे सकते हैं कि मैं इस तरह के सेंटिमेंट को पॉजिटिव क्लासिफाई करता हूं, राइट? उसको एक एग्जांपल दे दी, एंड देन यू आस्क इट कि कैन यू क्लासिफाई दिस सेंटेंस। सो दिस इज नोन एज वन शॉट, कि आपने एक एग्जांपल साथ प्रॉम्प्ट के अंदर ही दी, उसको कहा इस तरह से मैं ये काम करता हूं, अब ये जो सेंटेंस है इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। तो लैंग्वेज मॉडल इज एबल टू डू दैट। So this is their in context ability, that they are super efficient in context learning. Or you can give few shot, आप 3-4 एग्जाम्पल साथ अटैच कर दें कि मेरे लिए ये सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन सारों की एग्जाम्पल दे दी और आप मुझे बताओगे ये कैसे करना है, मैंने इसकी सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन क्या होगी, एंड गिव इट दी इनपुट, एंड द लैंग्वेज मॉडल हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आपको ये काम करके देगा। द लार्जर द मॉडल, the better zero shot ability it has. तो बहुत जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि 8 बिलियन का लामा जो है वो इतनी अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा अगर आप उसको फ्यू शॉट में कह रहे हैं, बट इट माइट स्टार्ट डूइंग दैट अगर आप उसको अगर आप उसको जीरो शॉट कह रहे हैं, कि आप उसको विदाउट एग्जांपल कह रहे हैं क्लासिफाई कर दो, तो शायद ना करे, लेकिन आप वही काम GPT-4 को कहेंगे तो वो जीरो शॉट में शायद कर दे, because it has a very large size with massive knowledge or understanding of knowledge, language it has. लेकिन यही 8 बिलियन के मॉडल को आप 2-3 मिसालें देंगे तो ये भी क्लासिफिकेशन शुरू कर देगा, राइट? ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ 2-3 मिसालें देंगे और वो शुरू कर देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक दफा इनपुट कर दी और उसे याद कर ली। जब आप इन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो लैंग्वेज मॉडल लर्न्स नथिंग, तो आपने जब भी क्लासिफाई कराना है तो फ्यू शॉट में आपने दोबारा से एग्जाम्पल भेजनी है उसको, राइट? एज लॉन्ग एज कि आप उसी कन्वर्सेशन के अंदर नहीं है, आपने वो पूरी पूरी हिस्ट्री साथ अटैच नहीं की। बहरहाल हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो LLM का जो पूरा ट्रेनिंग पाइपलाइन है, हाउ टू रीच टू अ चैट GPT, तो इट इज अ होल जर्नी। अब तक जो हमने सारा डिस्कस किया था कि हमने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर उठाया, उससे हमने GPT बनाया, GPT को हमने बहुत बड़ा कर दिया और हमने उसको कॉमन क्रॉल के डेटा सेट के ऊपर ट्रेन कर दिया। So that whole exercise is this left column of your LLM ट्रेनिंग साइकिल। तो ये जो आपको लेफ्ट साइड पे कॉलम नजर आ रहा है प्री ट्रेनिंग का, तो अब तक हमने जितनी बातचीत की है दैट इज अबाउट प्री ट्रेनिंग अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो प्री ट्रेनिंग के लार्ज लैंग्वेज मॉडल में आपको रॉ इंटरनेट चाहिए, डेटा चाहिए आपको रॉ, जनरली लोग इंटरनेट से उठाते हैं, फ्रीली ओपन सोर्स वही डेटा अवेलेबल है, राइट? So you have to have a massive data set. GBs के अंदर hundreds of GBs का आपके पास डेटा होना चाहिए if you are training a model with hundreds of billions of parameters. आप उससे एल्गोरिदम अपना ट्रेन करते हैं, which in our case is GPT transformer to predict next word. जब ये आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो इस ट्रेनिंग साइकिल की आउटपुट इज बेस मॉडल, जिसको आपने शायद कभी सुना हो नाम, अक्सर LLM की दुनिया में फाउंडेशन मॉडल कहते हैं। तो ये जो फाउंडेशन मॉडल है जो इस रॉ इंटरनेट की डेटा के ऊपर ट्रेन किया जाता है, दैट इज ट्रेन्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ GPU क्लस्टर। तो फॉर एग्जांपल जो लामा 3.1 है उसकी जो ट्रेनिंग का क्लस्टर था दैट कंप्राइज्ड ऑफ अराउंड 27,800 GPUs। हर एक GPU की जो रैम है दैट इज अराउंड 40 GB, 40 और 80 GB। तो 27,000 GPU के क्लस्टर के ऊपर ये एक मॉडल वाज ट्रेन्ड फॉर 90 days। So we got the checkpoint of Llama 3.1, 405 billion or 70 billion, sorry. तो ये 70 बिलियन का है। तो यू कैन इमेजिन कि GPT-4 जो 1.2 ट्रिलियन पैरामीटर का है, तो हाउ मच लार्ज अ क्लस्टर वाज देयर टू ट्रेन दैट। दिस इज द मोस्ट कंप्यूट इंटेंसिव स्टेज ऑफ LLM
बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ LLM ट्रेनिंग, बिकॉज यहां से उसके अंदर सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इंजेक्ट हो रही है. Another important thing to note over here is कि जो प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल है, इट इज जस्ट अ कंप्लीशन मॉडल. ये क्वेश्चन आंसर नहीं समझता. आप अगर इससे पूछेंगे क्वेश्चन, आप इसे पूछेंगे कि व्हाट इज द वेदर टुडे लाइक, तो हो सकता है वो इस तरह के 4 और सवाल ही जनरेट कर दे. व्हाट इज द वेदर टुडे, व्हाट वाज द वेदर टुडे इन LA, व्हाट वाज द वेदर टुडे इन जापान, फॉर एग्जांपल. और आप उसे लिखेंगे कि आई वेंट टू द मॉल टू बाय सम, तो वो कंप्लीट करेगा. वो समझेगा कि आप कंप्लीशन चाह रहे हैं, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीशन पे हुई है. इट इज ट्रेन टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट वर्ड. तो ये जो बेस फाउंडेशन मॉडल है, दे आर जस्ट कंप्लीशन मॉडल. आप इसे कुछ टेक्स्ट देंगे तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा. इट हैज नो सेंस ऑफ क्वेश्चन आंसरिंग, राइट? सो वंस वी आर डन विद द ट्रेनिंग ऑफ दिस फाउंडेशन मॉडल, तो हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, दैट इज सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग. जो सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग की स्टेज है, इन दिस स्टेज वी प्रिपेयर एन इंस्ट्रक्शन डेटा सेट. इस स्टेज को हम इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग भी कहते हैं. इस स्टेज के ऊपर हम इंस्ट्रक्शन डेटा सेट जनरेट करते हैं. वी प्रिपेयर अ होल डेटा सेट जिसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शन होती हैं. इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं कि एक क्वेश्चन, एन इंस्ट्रक्शन फॉर द LLM, कि फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन डेटा सेट का पार्ट होगा कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, राइट? यू समराइज दीज आर्टिकल्स, राइट? ये उसकी इंस्ट्रक्शन. इस इंस्ट्रक्शन डेटा सेट में इंस्ट्रक्शन के साथ होगी इनपुट, कि जो आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने समराइजेशन की इंस्ट्रक्शन बनाई है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन के अंदर 3 कंपोनेंट होंगे. वन इज के इंस्ट्रक्शन दे क्या रहे हैं, आप उसे चाह क्या रहे हैं, कि यू समराइज द आर्टिकल्स. इनपुट उसके साथ अटैच करेंगे किस आर्टिकल को समराइज करना है, और साथ उसके अंदर आउटपुट भी मेंशन होगी कि इसकी समरी ये बनती है. तो ये हम एक लेबल डेटा सेट तैयार करते हैं जिसमें बहुत सारे टास्क के ऊपर लैंग्वेज मॉडल को फाइन ट्यून किया जाता है. तो इस सारी इंस्ट्रक्शन साइकिल के दौरान हम उसको ट्रेन करते हैं ऑन समराइजेशन, ऑन सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, ऑन ट्रांसलेशन, ऑन फॉर्मेट कन्वर्जन, ऑन कोड जनरेशन, ऑन आर्टिकल जनरेशन. मोस्ट बहुत सारे हजारों टास्क के ऊपर, राइट? जितने के जितने हम सोच सकते हैं कि हमारा कोई एंड यूजर ये टास्क उसके करवा सकता है. तो ये इंस्ट्रक्शन डेटा सेट जो है, ये मैसिव प्रिपेयर किए जाते हैं. दे आर समवेयर अराउंड 10 to 100,000 इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू ट्रेन और फाइन ट्यून अ फाउंडेशन लैंग्वेज मॉडल. ये जो 10 to 100,000 इंस्ट्रक्शन का जो साइज है, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉडल. मॉडल अगर बड़ा है, इट्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, so you need larger set of instruction tuning. मॉडल छोटा है तो आप उसको 10,000 इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी फाइन ट्यून कर सकते हैं. इवन 1000 इंस्ट्रक्शन के अंदर भी आप फाइन ट्यून कर सकते हैं. यू कैन फाइन ट्यून अ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल ऑफ 8 बिलियन 7 बिलियन इन जस्ट 100,000 इंस्ट्रक्शंस ऑन स्पेसिफिक टास्क. तो जनरली ये जो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग है, ये जो लार्ज एंटरप्राइजेस हैं लाइक ओपन एआई, मेटा, जेमिनाई, गूगल जो है, ये सारे बहुत ही डाइवर्स इंस्ट्रक्शन के ऊपर फाइन ट्यून करते हैं. बिकॉज उनका जो एंड यूजर है वो दुनिया में कोई भी यूजर हो सकता है. वो जनरल पब्लिक को भी दे रहे हैं, वो एंटरप्राइज को भी दे रहे हैं, वो फेसबुक में भी दे रहे हैं, वो व्हाट्सएप के अंदर भी दे रहे हैं, एनीवन फ्रॉम डिफरेंट एंड पॉइंट्स. so they train on lots of types of instructions. इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग के बाद जो मॉडल जनरेट होता है, दैट इज एक्चुअली योर सॉर्ट ऑफ चैट जीपीटी. जब आप सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं या इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग कर लेते हैं, तो अब मॉडल क्वेश्चन आंसर बॉट बन गया है. अब वो समझता है कि आपने कोई क्वेश्चन किया और अब आपको वो जवाब देगा, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन ट्यून कर दिया गया है कि अगर ये इनपुट आ रही है तो तुमने ऐसे जवाब देना है. तो इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग डेटा सेट में उसके जवाब भी उसी तरह के होते हैं. यस श्योर आई कैन समराइज दिस आर्टिकल, हियर इज द समरी ऑफ आर्टिकल. ये उसको ट्रेन किया गया है, राइट? So this step is important to convert a foundation model, which is a completion model, to a conversational language model जो question answer करता है, right? So if anyone can tell me कि प्री ट्रेनिंग में नॉलेज इंजेक्शन हो रही है, फाइन ट्यूनिंग में कितनी नॉलेज इंजेक्शन हो रही है? फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कंपनी, आप एक कंपनी में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कंपनी हेल्थ केयर की है,
तो आपके पास हेल्थ केयर के क्वेश्चन आंसर है, आप ट्रेन करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट के कुछ क्लिनिकल नोट्स आ गए जो डॉक्टर ने लिखे हैं, तो इसको कन्वर्ट कर दो एक टेबल के अंदर। ये मेरा एलएलएम से मैं ये करवाना चाहता हूं। आप बिल्कुल चैट जीपीटी से करवा सकते हैं कि आप उसे कोई इन्फॉर्मेशन दे, कहीं यार इसका टेबल बना दो, वो टेबल बना देता है। तो अगर मैं आपके एंटरप्राइज का या आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम से ये पूरा डेटा उठा के एक फाइन ट्यून करके उसको फाइन ट्यून कर दूं कि यार ये तुम टेबुलेटेड डेटा जनरेट करो, तो क्या आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन भी लैंग्वेज मॉडल के अंदर चली गई अब, क्योंकि हमने उसको फाइन ट्यून कर दिया, राइट? ऐसी बात ही है। नो। तो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में यू डू नॉट इंजेक्ट एनी इंफॉर्मेशन इन द एलएलएम। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों को, खास तौर पे जो आपकी तरह के यंग लोग हैं जो कि एलएलएम को फाइन ट्यून कर रहे होंगे कहीं ना कहीं बैठे। तो जस्ट रिमेंबर, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग is only to tailor the response the way LLM responds। आप अगर अपनी कंपनी के डेटा पे एक एलएलएम को फाइन ट्यून कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की इंफॉर्मेशन उस एलएलएम के अंदर चली गई है। उसने सिर्फ ये सीख लिया है कि आप इस तरह से रिस्पॉन्स चाहते हैं, राइट? अगर आप उसको फाइन ट्यून करते हैं कि यार समराइजेशन तुमने जब भी समरी जनरेट करनी है तुमने इन 4 बुलेट में जनरेट करनी है, इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, कॉन्टेक्स्ट, समरी, कंक्लूजन। तो मैं तुम्हें जो मर्जी आर्टिकल दे दूं, तुमने ये 4 पैराग्राफ समरी के जनरेट करने। ये अब आपने उसको फाइन ट्यून कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने उसको 100 आर्टिकल पे फाइन ट्यून किया तो वो 100 आर्टिकल की इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर चली गई है। नो, देयर इज नो लर्निंग, देयर इज नो एडिशन ऑफ नॉलेज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग साइकिल। इट इज जस्ट टेलरिंग हाउ एलएलएम वुड रिस्पॉन्ड, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फाइन ट्यूनिंग करके लैंग्वेज मॉडल की नॉलेज नहीं बढ़ा सकते, एंड इट इज इम्प्लिसिट। अगर आप दोनों के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को थोड़ा सा देखें, जो प्री ट्रेनिंग है वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है, वो सीख रहा है कि इस वर्ड के बाद क्या आना चाहिए। उसका जो लॉस है वो उसकी अपनी ही इनपुट के साथ कैलकुलेट हो रहा है, राइट? तो वो नॉलेज लर्न कर रहा है कि अच्छा ये बात हो रही हो तो ये बात कहनी है, ये बात हो रही हो तो ये बात कहनी है। सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग को हम एक लेबल डेटा सेट दे रहे हैं कि यार तुमने जो आंसर जनरेट किया है, मेरे पास ये गोल्ड आंसर पड़ा हुआ है, तुमने ये जनरेट नहीं किया। भले उसने ठीक बात लिख दी हो, but it doesn't match what how I want you to respond. So we calculate loss based on the way LLM responds। कैसे उसने जवाब दिया, हम उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, राइट? तो ये जो सेकंड कॉलम है हमारा, ये बना देता है हमें एक कन्वर्सेशनल बॉट के ऊपर ले आता है। तो नाउ वी हैव अ चैट बॉट दैट कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड गिव जनरेट आंसर। नॉलेज उसके पास प्री ट्रेनिंग के अंदर सारी आ चुकी। आपको हगिंग फेस के ऊपर फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल्स के फाउंडेशन मॉडल भी मिल जाएंगे और इंस्ट्रक्शन ट्यून मॉडल भी मिल जाएंगे। तो जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है वो दोनों मॉडल पब्लिश करती है। तो आपको लामा 3.1 का बेस मॉडल भी मिल जाएगा कि आप उसको खुद से इंस्ट्रक्शन ट्यून कर दें, और आपको लामा 8 बिलियन का फाइन ट्यून लैंग्वेज मॉडल भी मिल जाएगा जिसको वो इंस्ट्रक्शन ट्यून लिखा होगा उसके साथ, इंस्ट्रक्ट के नाम से। तो जिसके हगिंग फेस में मोस्टली जिस लैंग्वेज मॉडल के साथ इंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है उसके नाम में, तो वो इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड है। अब वो कन्वर्सेशनल है जिसके साथ फाउंडेशन मॉडल या बेस मॉडल लिखा हुआ है, तो इट इज जस्ट अ कंप्लीशन मॉडल, वो चैटबॉट नहीं। तो ये दोनों स्टेजेस जो हैं ये हमें मॉडल को नॉलेज इंजेक्ट कर रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स को टेलर कर रहे हैं। अब एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो रह गई है, और वो ये है कि मैंने क्योंकि लैंग्वेज मॉडल थ्रो कर देना है दुनिया जहान के किसी भी यूजर को। यहाँ पे यूजर अच्छे भी हैं, यहाँ पे यूजर बुरे भी हैं। यहाँ पे यूजर जो है वो पाकिस्तान में भी बैठा हुआ है, और यहाँ पे यूजर जो है वो अमेरिका भी बैठा हुआ है, वो यूरोप भी बैठा हुआ है। So we have to train a language model that is not ethically biased, racially biased, doesn't give any false information out, right? Doesn't behave or doesn't respond in a way that is not appropriate, right? So हमने इस सारी की सारी ट्रेनिंग में, regardless how much filtering we did in the pre-training data set, कुछ ना कुछ जरूर क्रीप इन करेगा विच इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। वो रेशली बायस्ड हो सकता है, वो एथिकली बायस्ड हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं कई दफा मिसाल देता हूं कि जब चैट जीपीटी के अर्लियर वर्जन आया था, जीपीटी 3.5 के टाइम पे,
So there were memes flowing around. Advanced apologies from the ladies in the house and ladies online. So if you would ask ChatGPT 3.5, okay, what is 2 plus 2? So it would say 2 plus 2 is equal to 4. And then user would ask, but no, my wife says that it is 5. So GPT ne kaha, yes, you are right. Wife is always right. It is 5. So now this was a bias in the training data set. कि जो हमारे जोक्स हैं वो कहीं पे ट्रेनिंग डेटा सेट में जाहिर बात है फिल्टर में तो नहीं आए, वो तो जोक्स है। तो वो चले गए तो लैंग्वेज मॉडल बायस्ड हो गया टुवर्ड वन जेंडर। इसी तरह से आप लैंग्वेज मॉडल से पूछें कि फॉर एग्जांपल आप मुझे किसी टीचर का बेसिक प्रोफाइल बना के दें, हाउ वुड अ गुड टीचर लुक लाइक? तो इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो आपको प्रोफाइल जनरेट करेगा दैट वुड बी ऑफ अ फीमेल, वो एक खातून का प्रोफाइल, क्योंकि हमारा एक इम्प्लिसिट बायस है और हमारी राइटिंग में भी बायस है कि टीचर जो है ना वो खातून होती है। आप उसे कहें कि नहीं मुझे किसी प्रेसिडेंट का प्रोफाइल जनरेट करके दो, तो वो आपको मोस्ट प्रॉब्ली एक मेल फिगर का प्रोफाइल जनरेट करके देगा, बिकॉज वी आर बायस्ड कि प्रेसिडेंट मेल ही हो सकता है, राइट? सो ये बायस्ड आउटपुट जो है हमने कंट्रोल करनी है। तो उस बायस्ड आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए राइट वाले दो कॉलम यूज होते हैं। वन इज रिवॉर्ड मॉडलिंग एंड देन री लर्निंग। रिवॉर्ड मॉडलिंग में हम क्या करते हैं कि वी मेक अ न्यू मॉडल दैट रैंक्स द आउटपुट ऑफ लैंग्वेज मॉडल। तो फॉर एग्जांपल ओपन एआई ने जब चैट जीपीटी 3.5 लॉन्च करना था तो उससे पहले दे मेड अ टीम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स सिट एंड आस्क देम टू रैंक द आउटपुट ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस दे गेव दोज इंडिविजुअल्स के पूछो एलएलएम से। उसमें कोई रेशली बायस, उसमें से कोई ऐसे क्वेश्चन थे जिनका जवाब रेशली बायस दे रहा था, तो उन्होंने कहा जी रैंक 0। को अच्छा आंसर दिया तो उसने कहा रैंक 10। फॉर एग्जांपल अगर हम 0 से 10 तक ज्यूम कर लें, तो जब हमने ये बहुत सारे क्वेश्चंस को चैट जीपीटी की रैंकिंग करवा ली, तो हमने एक रिवॉर्ड मॉडल को ट्रेन कर लिया कि कौन सा रिस्पॉन्स अच्छा है, कौन सा रिस्पॉन्स बुरा है, इसके ऊपर एक मॉडल को ट्रेन कर लिया। और इंटरेस्टिंगली ये रिवॉर्ड मॉडल भी ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ही है। जनरली ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ही मॉडल होते हैं जिनको हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ना, कि मैंने क्लासिफाई कराना है कि रिस्पॉन्स 0 से लेकर 10 तक कौन सा इंटीजर वैल्यू है, मेरे पास ट्रेनिंग लेबल डेटा सेट तैयार पड़ा हुआ है। तो जब हमने रिवॉर्ड मॉडल ट्रेन कर लिया, इस रिवॉर्ड मॉडल को हम यूज करते हैं इस इंस्ट्रक्शन ट्यून लैंग्वेज मॉडल की रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। तो हम उसको एक दफा दोबारा ट्रेनिंग साइकिल में गुजारते हैं, उसे कहते हैं, उसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है, हम रिवॉर्ड मॉडल से पूछते हैं इसको रैंक करो, वो रैंक अगर 1 है तो लैंग्वेज मॉडल को कहा जाता है कि यार तुम्हारा रिस्पॉन्स वाज लो रैंक, राइट, ट्राई बेटर। तो हम उसकी रैंकिंग की बेस पे उसको, मैंने आपको बहुत ही सादा अल्फाज में बताया, दैट्स नॉट हाउ सिंप्लिसिटली इट वर्क्स, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड मॉडल हम लैंग्वेज मॉडल के रिस्पॉन्स को लेके आते हैं अच्छे रिस्पॉन्स की तरफ, कि वो रिवॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करे, राइट? तो आज अगर आप चैट जीपीटी से पूछें कि व्हाट इज 2 प्लस 2, वो कहेगा 4, और आप कहें माय वाइफ सेज इट्स 5, तो वो कहेगा नो योर वाइफ इज रॉन्ग, इट इज एक्चुअली 4। क्योंकि उसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग से बताया गया है, नॉलेज नहीं है उसको, उसको नहीं पता 2 जमा 2 4 होता है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है बस, इट डजंट नो मैथ। तो हमने उसकी प्रिडिक्शन को लेके आना है गुड रिस्पॉन्सेज की तरफ। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ reinforcement learning. So the basic thing to know here is transformer is the backbone. Decoder only models are mostly LLMs. Scaling law helps in predicting कि कितना बड़ा मॉडल होगा तो कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी, right? In context learning is the most important fundamental quality of LLMs, that they are very good in context learning. And the whole pipeline is pre-training, instruction tuning, reward modeling, and reinforcement learning. For your consumption, if you remember these key points, you are good to go to learn on your own as well, right? जब हम मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं तो देन देयर आर सम पैरामीटर्स दैट वी कैन यूज, दैट वी कॉन्फ़िगर और दैट आर इन आवर कंट्रोल while we are getting responses from the LLM. तो जनरेटिव मॉडल्स की कुछ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स हैं जो हम आने वाले दिनों में नोटबुक्स में इस्तेमाल भी करेंगे, राइट? So one of there are 4 key parameters. There are many other, but there are 4 key parameters. The first one is max new tokens. That is how many new tokens your LLM should generate for current input. So you can control that. ये जो कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूं ये आपको चैट जीपीटी के इंटरफेस में नजर नहीं आएगा,
क्योंकि वो आपके लिए एक एंड यूजर एप्लीकेशन है। लेकिन जब आप ओपन एआई की एपीआई को इस्तेमाल करेंगे या आप लामा से बात करेंगे थ्रू सॉफ्टवेयर, आप अपने कोड से जब कनेक्ट करेंगे तो यू कैन कंट्रोल दिस पैरामीटर कि मैं अगर अपनी एप्लीकेशन बना रहा हूं जो कि एक एलएलएम से बेस्ड रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, तो हाउ मेनी टोकन इट शुड जनरेट एट मैक्स, so we can control this. The other important parameter is top k. So the output of language model, मैंने आपको बताया कि probability distribution है जिसमें से वो highest probability वाला टोकन हम उठा लेते हैं, right? So it is not binding on us कि हम highest probability वाला टोकन उठाएं, क्योंकि वो highest probability वाला टोकन शायद उससे जो सेकंड नंबर पे टोकन है वो बेहतर हो, right? That would make more sense as a next token. So हमारे पास in all the language models, we generally do not hard code language model to pick up the highest probability token. हम टॉप के टोकन्स में से कोई एक रैंडम पिक कर लेते हैं, एंड दिस इज वेयर द क्रिएटिविटी ऑफ LLMs comes from. कि since it is random in its output generation, इसीलिए जब आप लैंग्वेज मॉडल से चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन 3-4 दफा करते हैं तो दिस हाई प्रोबेबिलिटी के तीनों चारों दफा डिफरेंट रिस्पॉन्स जनरेट हो फॉर द सेम क्वेश्चन, क्योंकि वो फॉर एवरी न्यू टोकन इट जनरेट्स इट पिक्स वन रैंडम आउट ऑफ टॉप के। तो अगर आपने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको टॉप के 25 नजर आ रहा है, तो अगर आपने उसे क्वेश्चन पूछा है कि वेयर शुड आई प्लान माई ट्रिप फॉर दिस समर, तो उसका जो पहला टोकन आउटपुट में आएगा, जो पहले हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले 25 टोकन जनरेट हुए उनमें से वो कोई एक रैंडम उठा लेगा आउट ऑफ 25, राइट? जब नेक्स्ट टोकन जनरेट करना है तो फिर उसमें से 25 में से कोई एक रैंडम उठा लेगा, एंड सो ऑन. So this improves the creativity of an LLM कि वो अब डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो गया कि हमेशा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जनरेट करेगा. इट कैन जनरेट वन आउट ऑफ द टॉप समथिंग. वो टॉप 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, इन योर कंट्रोल. देन द नेक्स्ट पैरामीटर इज टॉप पी. टॉप के और टॉप पी थोड़े से रेलिवेंट हैं, आपसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं. तो इफ यू सिलेक्ट टॉप के, फॉर एग्जांपल आपने टॉप के लिख लिया कि टॉप 25 में से तुमने एक रैंडम उठाना है. प्रॉब्लम यहां पे ये है कि देयर माइट बी सम यूज केस कि जिसमें आपके टॉप 25 में से जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट टोकन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.6, जो सेकंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी था उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.3, जो उससे अगला था उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.09. अब ये तीन मिलके बन गए 0.99. ठीक है? रेस्ट सब की प्रोबेबिलिटी जो है अब वो 0.01 से कम होगी, क्योंकि सब का सम 1 होना चाहिए था. तो अगर आप टॉप 25 में से कोई एक रैंडम उठा लेते हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप वो तीन मिस कर दें हर दफा, और आपके पास जो टोकन सिलेक्ट हो वो अगर 24th हो गया है, तो एक्चुअली इट मेड नो सेंस, इट मेड नो रेलेवेंस टू योर करंट इनपुट. लेकिन आपने क्योंकि टॉप 25 में से एक रैंडम उठाना था, तो आपके पास अब गार्बेज जनरेट होना शुरू हो गया. तो उसका हमने हल क्या निकाला कि हमने कहा कि टॉप पी भी सेट कर देते हैं. टॉप पी जो है वो हम सेट करते हैं फ्रॉम 0 to 1 एज अ प्रोबेबिलिटी. तो यहां पे आपको स्क्रीन पे 1 नजर आ रहा है फॉर योर लर्निंग. अगर हम सपोज करें कि मैंने टॉप पी सेट कर दिया 0.8, इसका मतलब है कि टॉप 25 का कट लगा दिया. अब उसमें से सिर्फ वो टॉप के में से सिर्फ वो उठाओ, तीन ऊपर वाले या चार ऊपर वाले जिनका सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0.8 या उससे ऊपर, राइट? तो अगर मेरे टॉप 3 प्रोबेबिलिटी, इस केस में अगर मैंने 0.8 सेट किया है और मेरे पास 25 टोकन टॉप के आ गए हैं, उनमें से अगर सिर्फ ऊपर वाले तीन जो हैं वो उनकी पूरी प्रोबेबिलिटी का सम 0.8 क्रॉस कर गया है, तो अब मैं बाकी 22 को इग्नोर कर दूंगा और इन तीन में से एक रैंडम सिलेक्ट कर लूंगा. राइट? मेक सेंस? ये बात समझ आई आप लोगों को? तो इससे फायदा क्या हुआ कि हम बहुत सारा गार्बेज भी फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम रैंडमनेस भी अचीव कर रहे हैं कि मॉडल डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, वो फिर भी कंटेंट जनरेशन में इट इज क्रिएटिव. जो टेम्परेचर सेटिंग है वो भी मोर और लेस यही कंट्रोल कर रही होती है. तो जीरो द टेम्परेचर, द लोअर द टेम्परेचर इज, द मोर डिटर्मिनिस्टिक द मॉडल आउटपुट इज. द हायर द टेम्परेचर, the more creative
the model would become. You can control all of these parameters using your APIs, जो हम आने वाले दिनों में tomorrow इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे. Right? So far so clear. Now we come to कि आपके पास एक LLM आ गया, हम क्योंकि प्री ट्रेनिंग नहीं कर सकते, as we already studied that it requires massive compute, right? So we cannot pre-train a large language model, but we can definitely fine tune a large language model. तो हम फाइन ट्यूनिंग जरूर कर सकते हैं, राइट? तो फाइन ट्यूनिंग की हमें जरूरत क्या पड़ती है? तो फॉर एग्जाम्पल हमारा मॉडल जो है जनरली वो कंप्लीशन कर रहा होता है, और इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग और जीरो शॉट कैपेबिलिटी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बेहतर होती है. वो क्यों बेहतर होती है? कि हम उनको पहले प्री ट्रेन करते हैं और फिर हम उनको बहुत सारे टास्क के ऊपर फाइन ट्यून कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन ट्यून कर देते हैं, राइट? तो द इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग इज बेस्ड ऑन दी प्रॉम्प्ट कंप्लीशन पेयर्स, कि हम उसको प्रॉम्प्ट बताते हैं, उसकी कंप्लीशन भी लॉग कर देते हैं, उसको लॉस कैलकुलेट करके हम उसको कर लेते हैं, राइट? बट वी डोंट फाइन ट्यून ऑन वन टास्क, वी कैन फाइन ट्यून ऑन मल्टीपल टास्क. तो आप अगर फाइन ट्यून अपनी एंटरप्राइज के लिए करना चाह रहे हैं और आपकी एंटरप्राइज में एक काम है जो कि सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन का है, दूसरा काम समराइजेशन का है, तीसरा इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो आर्टिकल जनरेशन का है, चौथा इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो स्ट्रक्चर्ड टू अनस्ट्रक्चर्ड कन्वर्जन है, कि टेक्स्ट को टेबल में करना है या टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है. तो आप मल्टीपल टास्क का इंस्ट्रक्शन डेटा सेट तैयार करके एक LLM को फाइन ट्यून कर सकते हैं ऑन योर स्पेसिफिक एंटरप्राइज टास्क. वेरी मच पॉसिबल विद वेरी स्मॉल कंप्यूट. यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि जब हम फाइन ट्यून कर रहे होते हैं लैंग्वेज मॉडल को, तो हमें तकरीबन उतनी ही कंप्यूट चाहिए जितनी कि एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग के लिए चाहिए होती है. तो इफ यू आर फाइन ट्यूनिंग एन 8 बिलियन मॉडल, we need those many GPUs to fine tune an 8 billion parameter model as well. So since we don't have that much compute at our disposal, so then researchers came up with efficient ways of fine tuning known as parameter efficient fine tuning. Parameter efficient fine tuning क्या करती है कि rather than training the whole language model, we fine tune only a subset of parameters. तो 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अराउंड 100 और 200 मिलियन पैरामीटर्स को अलग से फाइन ट्यून करके इस 8 बिलियन लैंग्वेज मॉडल के पैरामीटर के अंदर ऐड कर देते हैं, राइट? एंड आवर मॉडल नाउ बिकम्स अ फाइन ट्यून्ड लैंग्वेज मॉडल ऑन दोज टास्क. तो 250 मिलियन की जो फाइन ट्यूनिंग है वो मैं बड़े आराम से एक 16 GB के GPU के ऊपर भी कर सकता. So by using parameter efficient fine tuning techniques, we can fine tune even a 7 billion language model on a 12 GB GPU जो आपके पास कोलैब में अवेलेबल होता है फ्रीली. तो आप गूगल कोलैब की नोटबुक के अंदर 7 बिलियन का मॉडल फाइन ट्यून कर सकते हैं ऑन योर टास्क. और अगर आपके पास इससे बड़ा लैंग्वेज GPU आपके घर पे मौजूद है, आपके ऑफिस में मौजूद है, जिसकी रैम 24 GB है, जो आपको कमर्शियल ऑफ द शेल्फ मिल जाते हैं, 4090 इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है. So you can get a 4090 24 GB का GPU and you can fine tune Llama 8 billion in your PC on your task. You can very easily do that. तो हम आज की जो नोटबुक करेंगे उसमें हम इसी तरह का एक 7 बिलियन मॉडल फाइन ट्यून करेंगे इन गूगल कोलैब on one of the instruction data set. You can generate any data set. If you follow the format of that data set, आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने टास्क के ऊपर, अपनी जो आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं, अपनी जो आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है, आपने उसको खास तरीके से इस्तेमाल करना है, यू कैन फाइंड ट्यून दैट LLM एंड यू कैन यूज इट फॉर योर बैक एंड ऑफ योर लैंग्वेज मॉडल. तो वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल नोटबुक, और हम इस नोटबुक के लिए जो हम फाइन ट्यूनिंग की टेक्निक यूज करेंगे दैट इज नोन एज लो रैंक एडेप्टेशन. ठीक है, तो लो रैंक एडेप्टेशन इज अ पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग टेक्निक, जिससे फायदा ये होता है कि हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं विद वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पैरामीटर. तो हम एक्चुअली उसके वेट मैट्रिसेस को कन्वर्ट करते हैं एक छोटे मैट्रिक्स के अंदर, स्प्लिट कर देते हैं दो छोटे मैट्रिसेस के अंदर,
उन दो छोटे मैट्रिसेस को फाइन ट्यून करके वापस इन वेट मैट्रिसेस के वेट्स में ऐड कर देते हैं इन सिंपलर टर्म। तो मैं उसकी अभी थ्योरी के अंदर तो नहीं जाऊंगा, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको ये पूरी की पूरी लो रैंक एडेप्टेशन की जो पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग है, ये आपको पाईटॉर्च के अंदर ऑलरेडी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, जिस तरह से हम आज भी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी को ही यूज करेंगे टू फाइन ट्यून अ मॉडल। इस मॉडल की फाइन ट्यूनिंग के लिए हम जो मॉडल इस्तेमाल करेंगे वो हम हगिंग फेस का एक मॉडल इस्तेमाल करेंगे। तो लामा जो है, लामा 7 बिलियन विच वाज द फर्स्ट वर्जन, लामा 2 के साथ आया था। हम 8 बिलियन को नहीं फाइन ट्यून कर सकते 12 जीबी के जीपीयू पे, इसलिए वी आर फाइन ट्यूनिंग 7 बिलियन मॉडल। तो लामा 7 बिलियन क्योंकि ओपन सोर्स मॉडल था, उसका बेस मॉडल भी और उसका इंस्ट्रक्शन ट्यून मॉडल भी, तो उसके बहुत सारे वेरिएंट्स आपको हगिंग फेस पे मिलेंगे जो लोगों ने खुद से इंस्ट्रक्शन ट्यून करके चेक पॉइंट्स रखे हुए हैं। तो दिस इज वन ऑफ द सेम लामा 2 बिलियन 7 बिलियन हगिंग फेस के चेक पॉइंट के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्टेड हगिंग फेस पे अवेलेबल है। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस LLM एंड वी विल फाइन ट्यून इट। इस LLM को फाइन ट्यून करने के लिए जो हम डेटा सेट इस्तेमाल करेंगे वो एक ऑलरेडी ओपन सोर्स डेटा सेट इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग के लिए अवेलेबल है। वी आर गोइंग टू यूज दैट डेटा सेट टू फाइन ट्यून। अगर ये डेटा सेट ओपन होता है तो आज मैं आपको शो करता हूं, इफ यू कैन सी दैट के इंस्ट्रक्शन डेटा सेट की शक्ल कैसी होती है। तो इफ यू सी ओवर हेयर, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है इंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हो रहा है। So these are instructions. Compose a professional email with following points. Me, Chinese cook, 10 years, good look, good cook, people love my food, can you hire me? तो ये अभी इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग की आप देखें कि पैटर्न्स क्या क्या हैं, कि somebody who is someone who appears to be Chinese doesn't know good English, और उसने कोई टूटी फूटी इंग्लिश जो जितनी भी उसको समझ थी उसने वो इंस्ट्रक्शन थ्रो की, तो मॉडल शुड जनरेट अ वेरी प्रोफेशनल साउंडिंग ईमेल आउट ऑफ दैट। तो यहाँ पे उसका थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, अनफॉर्चुनेटली योर न्यूज मैसेज डज नॉट कंटेन इनफ डिटेल्स और स्ट्रक्चर टू कंपोज और कंपेलिंग। तो ये उसने उसे पूछा है कि मुझे कुछ तुम चीजें बताओ। तो इफ यू सी ओवर हेयर कि ये पूरी की पूरी मल्टी टर्न इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल एक चैट जीपीटी की कन्वर्सेशन बॉक्स खोला और आपने उससे एक सवाल किया, उसने कुछ जवाब दिया, आपने फिर अगला सवाल किया, फिर उसने अगला, उसी कन्वर्सेशन के अंदर। तो जो आप सवाल जवाब कर रहे हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर रहे हैं। तो लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग के लिए भी इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो उसी तरह के सवाल जवाब के ऊपर तैयार किया जाता है, कि उसको एक कन्वर्सेशन की फाइन ट्यूनिंग की जाए कि हाउ टू बिहेव वंस यू आर कन्वर्सिंग विद समवन, नॉट जस्ट क्वेश्चन आंसर। तो आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर का डेटा सेट भी बना सकते हैं जिसमें सिर्फ एक सवाल और एक जवाब हो, और आप मल्टी टर्न क्वेश्चन आंसर का डेटा भी बना सकते हैं। तो जब आप मल्टी टर्न क्वेश्चन आंसर का डेटा सेट बनाएंगे तो लैंग्वेज मॉडल के अंदर एबिलिटी आएगी टू आंसर मल्टी टर्न क्वेश्चन। इट विल बेटर अंडरस्टैंड दैट। आप सिंगल क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसकी कैपेबिलिटी सिंगल क्वेश्चन आंसर में बेहतर होगी, मल्टी टर्न में थोड़ी सी कम होगी, राइट। तो ये डेटा सेट हम इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस प्री बिल्ट हैं, और क्योंकि लामा जो है वो मल्टीलिंगुअल है, तो इस इंस्ट्रक्शन डेटा सेट के अंदर भी आपको चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, डिफरेंट लैंग्वेजेस के मिक्स डेटा सेट की इंस्ट्रक्शंस प्री बिल्ट आपको नजर आएंगी, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस इंस्ट्रक्शन डेटा सेट। आपने अगर अपने किसी डेटा सेट पे ट्रेन करना है तो यू कैन प्रिपेयर अ डेटा सेट दैट कंप्लाइज टू दिस फॉर्मेट, और आप इसी नोटबुक की पूरी पाइपलाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइन ट्यून ऑन योर डेटा सेट। आप वो डेटा सेट तैयार करें। अगर आपने बहुत ही मतलब मेहनत नहीं करनी, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना, तो अपने डेटा सेट को इस फॉर्मेट पे तैयार करके हगिंग फेस पे अपलोड कर दें एज अ डेटा सेट एंड लोड इट फ्रॉम देयर while complying to all the standards that this data set is following। तो जब आप उसको फेच करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, तो आपका डेटा लैंग्वेज मॉडल उस डेटा सेट पे फाइन ट्यून हो जाएगा, राइट। अगेन रिमेंबर, ये जो फाइन ट्यूनिंग है इट इज जस्ट टू क्यूरेट कि लैंग्वेज मॉडल जवाब कैसे दे रहा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, नॉलेज इससे इंजेक्ट नहीं हो रही है। सो वी नीड सम libraries before we start, so we are going to first start installing these libraries। तो इन लाइब्रेरीज का वर्जन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई नोटबुक फॉलो कर रहे होते हैं, बेशक आपने ऑनलाइन उठाई है
डू रिमेंबर कि ये किस वर्जन के ऊपर थी। हो सकता है वो आज पब्लिश हुई है और उसने कोई वर्जन नहीं मेंशन किया हुआ और आपने उसको रन किया और एवरीथिंग वर्क्स फाइन। आप अगर 6 महीने बाद उसको दोबारा रन करने की कोशिश करें तो एरर देगी, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक्सेलरेट की लाइब्रेरी इस्तेमाल की थी और उसने वर्जन आपने आज नहीं लिखा, आपने लेटेस्ट पे फंक्शन पूरा का पूरा कोड बिल्ड कर दिया है, 6 महीने बाद एक्सेलरेट ने अपने इंटरफेसेस चेंज कर दिए हैं, तो अगर आप दोबारा उसी एक्सेलरेट को विदाउट मेंशनिंग द वर्जन रन करेंगे तो आपको हो सकता है कि एरर आना शुरू हो जाए, वो कहेगा जी ये मेथड तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इट्स बेस्ट प्रैक्टिस कि जब भी आप एक नोटबुक तैयार करें तो जो वर्जन इंस्टॉल हो रहा है वो नोट करके रख लें, ताकि आपने उसी नोटबुक को 6 महीने बाद इस्तेमाल करना है तो आपको पता हो कि ये वर्जन की लाइब्रेरी मैंने इस्तेमाल की थी, ताकि आप वही वर्जन दोबारा यूज करेंगे। अदरवाइज आपको कोड अपडेट करना पड़ेगा, विच इफ यू वांट टू यू कैन डू दैट। थोड़ी सी एफर्ट से वो अपडेट भी हो जाएगा, लेकिन इफ यू आर जस्ट इन अ हरी के यार मैंने सिर्फ टेस्ट करना है कि काम क्या कर रहा था, तो ऑलवेज कीप अ चेक ऑन दैट पर्टिकुलर नोटबुक, राइट। तो यहाँ पे हमने अपनी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली हैं। So what we are going to do next is we are going to import certain libraries that we are going to use. तो वो जो libraries हैं, तो these are the libraries that we are going to use. हम वही data set को लोड करने के लिए data set जो हमने कल जिस तरह से यूज किया था, Hugging Face से हम data set लोड कर रहे हैं, तो ये Hugging Face की data set की लाइब्रेरी है। ट्रांसफॉर्मर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ट्रांसफॉर्मर को यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, तो ये लाइब्रेरी जो है ये पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग की लाइब्रेरी है, जिसमें हम लो रैंक अडेप्टेशन को इस्तेमाल करके पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग करेंगे। और हम क्योंकि सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग करनी है, इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग करनी है, तो हमने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है, विच इज फॉर सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग ट्रेनर। तो ये अब नॉर्मल ट्रेनर नहीं है जो कि कंप्लीशन वाला ट्रेनर है, ये सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग है जो कि इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फाइन ट्यून करेगा लैंग्वेज मॉडल को, राइट। So we run this cell. So we have to define the model name. So we will define the same model name that we are going to use. वो हम llama 7 billion यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे llama 7 billion का मॉडल नेम दे देंगे। You can use any 7 billion मॉडल अगर आप कोलैब के अंदर ट्रेन कर रहे हैं। And then we are going to define the data set. तो डेटा सेट नेम हम वही जो डेटा सेट यूज कर रहे हैं, हमने हगिंग फेस पे भी देखा है, विच इज गुनाको llama 2 1K। तो ये आप जब भी किसी लैंग्वेज मॉडल को फाइन ट्यून कर रहे हो तो डू स्टडी के वो लैंग्वेज मॉडल किस इंस्ट्रक्शन ट्यून फॉर्मेट के ऊपर ट्रेंड है। लामा 2 का फाइन ट्यूनिंग का फॉर्मेट शायद लामा 3 या 3.1 या 3.3 से फर्क हो। तो अगर आपने 3.3 को फाइन ट्यून करना है तो फर्स्ट स्टडी के वो किस फॉर्मेट के अंदर इंस्ट्रक्शंस इनपुट में लेता है। उसके डिलिमिटर फर्क हो सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे INST जो है वो ब्रेक पॉइंट है कि INST से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, \INST पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो लामा 3.1 के अंदर हो सकता है ये INST की जगह कुछ और इस्तेमाल हो रहा हो, जैमा के अंदर कुछ और हो रहा हो, ग्रेनाइट के अंदर कुछ और हो रहा हो। तो ये जो डेटा सेट है, इफ यू सी ओवर हियर, तो दिस इज गुनाको llama 2 1K। तो इट हैज 1000 इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेटेड फॉर llama 2 सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग या llama 2 की इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग के लिए। एंड देन वी कैन डिफाइन द नेम ऑफ न्यू मॉडल, वो मॉडल जो कि इस फाइन ट्यूनिंग के बाद जनरेट होगा। तो यू कैन गिव इट एनी नेम। तो हम इसे जैसे कह सकते हैं कोहोर्ट 1 llama 2 फाइन ट्यूनिंग। तो यहाँ पे हमने उसे एक नाम दे दिया कि इस नाम का डेटा सेट अब हम जनरेट करेंगे, जो चेक पॉइंट हमारा सेव होगा वो इस नाम से सेव हो रहा होगा। तो हमने यहाँ पे मॉडल को नाम दे दिया। अब हम सबसे पहले वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिफाइन पैरामीटर्स। तो पहले हम पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे और फिर अपनी लाइब्रेरी में वो पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करने शुरू करेंगे और फिर हम ट्रेनिंग का कोड कॉल करेंगे, ट्रेनर को कॉल कर लेंगे, राइट। तो पैरामीटर जो हैं जो यूज होने वाले हैं, दे स्टार्ट विद, सबसे पहले हम देते हैं अपने पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग के पैरामीटर। तो लो रैंक एडेप्टेशन हम यूज कर रहे हैं, तो हम उसके पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। तो लो रैंक एडेप्टेशन के दो की पैरामीटर्स हैं,
LoRa R और alpha. R is rank, alpha is a parameter that controls the rank of these matrices. अब मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, तो रैंक जनरली हम मल्टीपल्स ऑफ 4 में रख रहे होते हैं, 4, 16, 32, 64. जनरली ये वेरियस होते हैं. For you to run a 7 billion or 8 billion parameter efficient fine tuning, R parameter 64 is good enough. So you can use that parameter as a standard. Otherwise आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट साइजेस ऑफ मॉडल के लिए डिफरेंट लो रैंक अडेप्टेशन के पैरामीटर्स रिकमेंडेड मिल जाएंगे. यू कैन वेरी इजीली फाइंड दोज आउट. वो आपको बहुत सारी नोटबुक्स के अंदर मिल जाएंगे. देन वी डिफाइन द अल्फा पैरामीटर. देन वी डिफाइन द लो रैंक ड्रॉप आउट. इस ड्रॉप आउट का वही मतलब है जो कि डीप लर्निंग के ड्रॉप आउट का मतलब है कि देयर सम पैरामीटर्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग साइकिल विल नॉट बी विल बी टर्न्ड ऑफ, राइट. तो कुछ वेट्स के पैरामीटर जो है वो ऑफ हो जाएंगे, तो ये वही ड्रॉप आउट है. तो वी आर गोइंग टू यूज 4-bit लोड्स. उसके बाद हम कुछ और पैरामीटर सेट कर रहे हैं अपने. जो पैरामीटर्स किस तरह से सेव होने हैं, हमने ये वो पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं. तो दीज आर स्टैंडर्ड, यू कैन यूज देम एज ऑफ नाउ. मैं भी इनकी उतनी डेप्थ में नहीं जा रहा. तो यू कैन यूज दिस टू डिफाइन हाउ टू स्टोर the parameters in what data type. So we define the parameters first, and then we are going to define some other parameters that we will use for the training. So हम एक तो output directory अपनी set कर लेंगे. You can set the output directory जहां पे आपके मॉडल सेव होंगे. तो जो चेक पॉइंट जनरेट होगा वो इस डायरेक्टरी के अंदर सेव हो जाएगा. और ये डायरेक्टरी आपकी जब आप कोलैब रन करेंगे तो जो आपकी कंटेंट की डायरेक्टरी है यहां पे क्रिएट हो जाएगा. रिजल्ट का फोल्डर, उसके अंदर चेक पॉइंट सेव हो जाएगा. यू कैन लोड योर गूगल ड्राइव एंड यू कैन गिव अ पाथ ऑफ योर ड्राइव फोल्डर एज वेल. तो क्योंकि हम कुछ 200-300 MBs का चेक पॉइंट जनरेट होगा इस फाइन ट्यूनिंग के बाद, तो यू कैन गिव अ पाथ ऑफ योर ड्राइव, ताकि अगर आपने ट्रेनिंग रन की, ट्रेनिंग खत्म हो गई और आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं मशीन से, तो आपका चेक पॉइंट एटलीस्ट ड्राइव में सेव हो गया है. इस मशीन पे नहीं था, क्योंकि ये मशीन रिकनेक्ट हुई तो सब कुछ वॉश हो जाएगा. तो थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर आपको पता है कि आपकी गूगल ड्राइव में फॉर एग्जांपल 15 GB की स्पेस अवेलेबल है, यू हैव 2, 3, 4, 5, 10 GB अवेलेबल, और इस पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग का जो चेक पॉइंट है वो कुछ 100 MB से ज्यादा का नहीं होगा, 2, 3, 400 MB का होगा. तो इट्स रिकमेंडेड कि आप ड्राइव का लिंक दे दें यहाँ पे, ड्राइव माउंट करके, ताकि डिस्कनेक्ट हो जाए ट्रेनिंग के बाद, आपने नहीं देखा, क्योंकि ट्रेनिंग आधा घंटा चलेगी. तो फॉर दिस स्मॉल 1K डेटा सेट, 7 बिलियन मॉडल की जो फाइन ट्यूनिंग का साइकिल अराउंड 30 मिनट्स लेता है. तो 30 मिनट तक आप बैठे तो नहीं रहेंगे स्क्रीन के आगे, माउस हिलाते नहीं रहेंगे. तो अगर आप बैठे भी हुए हैं तो हो सकता है कि आपने चेक किया तो उसके बाद मशीन डिस्कनेक्ट हो गई या आपका सेशन टाइम आउट हो गया है और ट्रेनिंग हो चुकी थी. तो योर मॉडल एक्चुअली सेव्ड इन अ ड्राइव. जब आप दोबारा आएंगे तो आप ड्राइव से उसको माउंट करा सकते हैं. तो आपने ड्राइव का उसको लिंक दे दें तो दैट्स गुड फॉर यू. देन यू डिफाइन सम पैरामीटर्स दैट आर फॉर लर्निंग. ये वही हाइपर पैरामीटर्स हैं जो कि हम नॉर्मल अपनी डीप लर्निंग की ट्रेनिंग में यूज करते हैं. more or less they are all the same. I have posted them in the group. You can load them up from there. So generally another key point to remember is large language model की training is not run for epochs and epochs. जो बड़े large foundation models हैं, billions of parameters, they are just trained for 1 or 2 epoch max. इसी तरह से फाइन ट्यूनिंग के लिए भी आपको 1 या 2 एपॉक रन करने हैं. यू डोंट नीड टू ट्रेन run 10-5 epochs to fine tune a model. एक या दो epoch में मॉडल की ट्रेनिंग, मॉडल is sufficiently trained and is sufficiently updated with your task. तो यहाँ पे हम सिंपल उसको नंबर ऑफ epoch सेट कर रहे हैं. हम फ्लोटिंग पॉइंट का डिसीजन ले रहे हैं. हम ये बता रहे हैं कि पर डिवाइस कितने बैच उसने रन करने हैं, राइट. तो वी आर गिविंग पर डिवाइस ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन बैच. ग्रेडियंट एक्युमुलेशन स्टेप 1 दे रहे हैं. हम चेक पॉइंटिंग ट्रू कर रहे हैं कि जब चेक पॉइंट बने तो उसको सेव करो. ग्रेडियंट नॉर्मलाइजेशन, लर्निंग रेट हम 2 × 10⁻⁴ कर रहे हैं. वेट डिके भी दे रहे हैं. ऑप्टिमाइजर भी अपना एडम ऑप्टिमाइजर सेट कर रहे हैं. लर्निंग रेट स्केजुलर सेट कर रहे हैं.
एंड देयर आर सम स्टेप्स के सेव स्टेप्स कितनी देर के बाद उसको सेव करना है, कितनी स्टेप्स के बाद उसको लॉग करना है कि किस आइट्रेशन पे मैं पहुंचा हूं। तो ये जो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, ये जर्नल आपके डीप लर्निंग की जो ट्रेनिंग पाइपलाइन है, ये उसके पैरामीटर्स हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डीप लर्निंग पैरामीटर ट्रेनिंग साइकिल। एंड देन वी डिफाइन कि हमने डिवाइस कौन सी यूज करनी है और मैक्स सीक्वेंस लेंथ देनी है कि नहीं देनी। तो वी गिव मैक्स सीक्वेंस, इट्स इन योर कंट्रोल कि आप उसको फाइन ट्यूनिंग के दौरान मैक्स सीक्वेंस को भी पैरामीटराइज कर सकते हैं कि यार ओके ओनली लर्न टू जनरेट फॉर एग्जांपल 500 टोकन, दैट्स इट, 500 से ज्यादा लर्न नहीं करने। तो हम यहाँ पे इसको ओपन छोड़ रहे हैं बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन डेटा सेट। जितना भी इंस्ट्रक्शन डेटा सेट के अंदर रिस्पॉन्स मौजूद है, लर्न दैट। एंड देन वी डिफाइन द डिवाइस, जो डिवाइस हमने यूज करनी है। और डिवाइसेस जो हैं वो हम इसलिए जनरली देते हैं कि अगर आपके पास मल्टी जीपीयू एनवायरनमेंट है, so you might have multiple GPUs over there, so you want to use the GPU one of them, right? तो आप डिवाइस आईडी जो है किसी एक की है, कोई एक यूज करना चाहते हैं तो आप उसकी 0 दे देंगे, तो ये फर्स्ट जीपीयू जो भी उसने पिक किया वो यूज कर लेगा, बाकी किसी के ऊपर ट्रेनिंग नहीं होगी। यू कैन डू पैरेलल ट्रेनिंग एज वेल, मल्टी जीपीयू ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं, बट हम उसको अभी फोकस नहीं कर रहे। तो आपने ट्रेनिंग आर्गुमेंट अपने दे दिए, उसके बाद अब आप डेटा सेट लोडिंग के ऊपर चले जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू फेच द डेटा सेट दैट वी कन्फिगर्ड अर्लियर, और हम उसको फेच करेंगे। तो वी आर गोइंग टू लोड द डेटा सेट, जो हमने डेटा सेट नाम दिया था, वो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो लोड हो जाएगा, बिकॉज इट्स जस्ट 1000 इंस्ट्रक्शंस, तो इसकी लोडिंग बहुत तेज हो जाती है। तो सेम कमांड, लोड डेटा सेट विद द नेम ऑफ द डेटा सेट एंड विद द स्प्लिट्स दैट वी वांट टू यूज। उसके बाद जब हमने डेटा सेट लोड कर लिया है, तो अब हम अपनी ट्रेनिंग की फाइनल कॉन्फ़िगरेशंस को सेट करना शुरू कर देंगे। तो ऊपर हमने पैरामीटर्स को डिफाइन किया था, अब हम लाइब्रेरीज को उन पैरामीटर के साथ कॉन्फ़िगर करना शुरू कर देंगे। तो जितने पैरामीटर डिफाइन किए थे वो सारे के सारे उन लाइब्रेरीज के अंदर अभी हम कॉन्फ़िगर कर देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बिट्स एंड बाइट्स। बिट्स एंड बाइट्स की लाइब्रेरी के ऊपर ऐड हुई है। इफ यू अगर आपने ऊपर देखा हो, हमने एक्सेलरेट, ट्रांसफॉर्मर, बिट्स एंड बाइट और पीईएफटी, ये 4 की लाइब्रेरीज की थी। बिट्स एंड बाइट्स जो है वो जनरली कंट्रोल करता है मॉडल की क्वांटाइजेशन को, कि आपने कितने बिट का 16 बिट से 4 बिट में या 8 बिट में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना वेट्स को। तो बिट्स एंड बाइट्स की जो लाइब्रेरी है वो इस चीज को कंट्रोल कर रही होती है। तो वी आर गोइंग टू यूज दैट एज वेल। तो यहाँ पे आप जब बिट्स एंड बाइट्स के पैरामीटर कंफर्म, हम सिर्फ कन्फिगर कर रहे हैं। तो वी आर डिफाइनिंग बिट्स एंड बाइट कन्फिग्रेशन, और ये बिट्स एंड बाइट्स की लाइब्रेरी के अंदर हम जो ऊपर हमने पैरामीटर डिफाइन किए थे वो यहाँ पे हम कन्फिगर कर रहे हैं। So if somebody is following me, I have posted that as well in the group. So once you are done with that, then the next step is we fetch the model जिसको अभी हमने फाइन ट्यून करना है। तो मॉडल जो है हमने हगिंग फेस से ही उठाना है। So we define the model as auto model for causal LM. Causal LM is actually a completion model. अगर आपने जो causal LM है, जब आप ये करेंगे तो it actually downloads the decoder only model. अगर आप हगिंग फेस की लाइब्रेरी में लिखें ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस टू सीक्वेंस LM, तो जो मॉडल डाउनलोड करना होगा, अगर आपने एनकोडर डिकोडर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे इंटरफेस यूज करेंगे ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस टू सीक्वेंस LM, राइट। और अगर आपने डिकोडर ओनली मॉडल डाउनलोड करना है तो आप ऑटो मॉडल फॉर कॉजल LM करेंगे। तो कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस के ऊपर इसका नाम है कि कॉजल लैंग्वेज मॉडल है, कि कोई आप इनपुट देंगे तो बस ये जनरेट करेगा नेक्स्ट टोकन, राइट। So that's from where the name stems from. तो यहाँ पे हम इसकी डिफरेंट पैरामीटर को डिफाइन कर देंगे। सो वी आर लोडिंग इट फ्रॉम प्री ट्रेन्ड मॉडल, का नाम हमने ऊपर दिया हुआ है, जो हमने 7 बिलियन का मॉडल नाम डिफाइन किया था। क्वांटाइजेशन की कॉन्फ़िगरेशंस हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी, जो अभी हमने से ऊपर वाले सेल में कॉन्फ़िगर की थी। डिवाइस मैप दे दिया, यूज कैशे और प्री ट्रेनिंग चेक पॉइंट जो है वो हमने सेट कर दिए। So this will take some of time. मॉडल का साइज इज अराउंड 12 to 13 GB,
तो ये डाउनलोड होने में कोई आपको आधा 1 मिनट तक ले लेता है। सो वाइल दिस इज लोडिंग, हम यहीं पे ही मॉडल का टोकनाइजर भी लोड करेंगे, क्योंकि अभी हमने मॉडल लोड किया है, डेटा सेट लोड किया है। अब जो डेटा सेट मॉडल को फीड होना है तो वो टोकनाइजेशन के बाद होना है, टोकनाइज करना जरूरी है। टोकनाइजर हम वही यूज करेंगे जो जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं, उसी का टोकनाइजर यूज करेंगे। तो जो आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे हगिंग फेस की, इस मॉडल के नाम को सर्च करके, तो वहां पे आपको ये मॉडल का चेक पॉइंट भी मिलेगा उसी रिपोजिटरी में, और उसका टोकनाइजर भी पड़ा हुआ मिलेगा उसी रिपोजिटरी के अंदर, राइट, जिस पे मॉडल ट्रेंड है। So we are going to fetch that tokenizer as well. तो जो टोकनाइजर है हमारा, हम ये डाउनलोड करेंगे टू टोकनाइज द इनपुट, जो कि हमने उसको ट्रेनिंग डेटा सेट में फीड करनी है। और यहाँ पे मैंने आपको उसका टोकनाइजर का भी कोड पुश कर दिया है। तो वी हैव now downloaded the model, we have downloaded the tokenizer, we have configured the parameter efficient, we have configured the quantization parameters। अब हम फाइनल पैरामीटर एफिशिएंट की कॉन्फ़िगरेशंस और ट्रेनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर देंगे। तो जो पेफ्ट की लाइब्रेरी लोड की है, हम उससे पैरामीटर एफिशिएंट की कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। जो ट्रांसफॉर्मर की लाइब्रेरी लोड की है, उससे हम ट्रांसफॉर्मर की ट्रेनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे और ट्रेनिंग साइकिल को रन कर देंगे। तो पैरामीटर एफिशिएंट कॉन्फ़िगरेशन जो है, क्योंकि हम लो रैंक अडेप्टर यूज कर रहे हैं, तो वी डिफाइन द पेफ्ट कॉन्फ़िगरेशन एज लो रैंक अडेप्टेशन कॉन्फ़िगरेशंस। और वो जो हमने ऊपर अल्फा सेट किया था, वो हम यहां पे सेट करेंगे। जो हमने ऊपर ड्रॉप आउट सेट किया था, वो हम यहां पे सेट करेंगे। जो हमने ऊपर रैंक सेट किया था, वो हम यहां पे सेट करेंगे। और हम बायस टर्म अभी कोई यूज नहीं कर रहे इसमें। और हम जो टास्क टाइप है, तो आर टास्क टाइप इज कॉजल एलएम, कि हम एक डिकोडर ओनली एलएम को पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग करना चाह रहे हैं। तो यहां पे हमने टास्क टाइप बताना है कि पैरामीटर एफिशिएंट कॉजल है या सीक्वेंस टू सीक्वेंस है, राइट। तो वो वी नीड टू स्पेसिफाई दीज टाइप्स, राइट। तो जस्ट टू बी श्योर दैट वी आर गुड टू गो, तो वी रन दिस सेल एज वेल। यहाँ पे अभी मॉडल लोड होने वाला है, उसके बाद टोकनाइजर लोड होगा तो ये सेल भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। So once we are done with this configuration of parameter efficient training, we are going to set the final training arguments now. ये वो पूरे ट्रेनिंग आर्गुमेंट हैं जो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग के ट्रेनर ने इस्तेमाल करने हैं। So it's a long list, so I can post it in the group and you can see it over here. Those who are online can pause the video and see that if I move forward कि ये कौन कौन से पैरामीटर हैं। So all the parameters over here, so we have some error. ओके, तो मैंने जीपीयू लोड नहीं किया हुआ, तो दिस वाई मुझे एरर आ गया। बहरहाल वी विल सी टू दैट, हम जीपीयू को बाद में कॉन्फ़िगर कर लेंगे। एनीवेज, तो यहाँ पे हमने जो ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स दिए हैं, दोज आर आउटपुट डायरेक्टरी के चेक पॉइंट कहाँ सेव करना है, एपॉक्स कितने नंबर के ट्रेन करने हैं हमने ऊपर डिफाइन किया था, उसको यहाँ सेट कर दिया। पर डिवाइस बैच साइज क्या होना चाहिए, ऊपर डिफाइन किया था, यहाँ पे सेट कर दिया। ग्रेडियंट कम्युलेशन कितने स्टेप के बाद होनी चाहिए, ऑप्टिमाइजर हम एडम का यूज कर रहे हैं, ऊपर सेट किया था। कितने स्टेप्स के बाद सेव करना है, यहाँ पे सेट हो गया। लॉगिंग स्टेप ऊपर डिफाइन किए थे, लर्निंग रेट डिफाइन किया था, वेट डिके, FP16 ट्रू है कि फॉल्स है, एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे हमने अपने सारे के सारे ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए हैं। तो अब जब ट्रेनिंग आर्गुमेंट डिफाइन कर दिए हमने, पैरामीटर एफिशिएंट के आर्गुमेंट भी डिफाइन कर दिए हमने, कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइनली कॉन्फ़िगर द ट्रेनर जिसने रन होना है, using all of these things that we have defined on top: data set, model, tokenizer, basic training arguments and parameter efficient training arguments। तो ये 5 की चीजें हैं जो अब हम सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग के ट्रेनर को देंगे कि बस अब फाइन ट्यूनिंग स्टार्ट कर दो। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर दैट ट्रेनर। तो इफ यू सी ओवर हेयर, तो इस ट्रेनर के अंदर आपको, so we
loaded this library at the start, SFTT trainer, TRL. From TRL we imported SFTT trainer, right? So it is supervised fine tuning trainer, SFT trainer. यहाँ पे हमने उसको वही अपना बेस मॉडल या अपना जो इंस्ट्रक्शन ट्यून मॉडल है जिसको फाइन ट्यून कर रहे हैं वो पास किया, जो लामा 727 बिलियन है। हमने उसको ट्रेनिंग डेटा सेट पास किया जो हमने ऊपर डाउनलोड किया है। हमने उसको पैरामीटर एफिशिएंट की कॉन्फ़िगरेशन पास की कि लो रैंक का आर क्या होगा, अल्फा क्या होगा, राइट, वो पास किया। डेटा सेट की टेक्स्ट फील्ड पास की। इसका मतलब ये है कि डेटा सेट आपने देखा था कि वो एक टेबल बना हुआ था उसका। एक्चुअली जब वो लोड होता है तो सॉर्ट ऑफ जेसॉन में लोड होता है। तो हमने सिर्फ स्पेसिफाई किया है कि उस पूरे टेबल के अंदर इंस्ट्रक्शन किस कॉलम में है। तो टेक्स्ट का कॉलम है तो उसने बस टेक्स्ट उसे गर्द है, बाकी दाएं बाएं की इंफॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल। वो सिंपल सीक्वेंस दी हुई है या लैंग्वेज मेंशन हुई हुई है, वो लैंग्वेज मॉडल को इनपुट नहीं चाहिए, लैंग्वेज मॉडल को सिर्फ इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो उस डेटा सेट में जो लैंग्वेज मॉडल है वो सेव हुआ है टेक्स्ट के कॉलम में। तो हमने वो टेक्स्ट का कॉलम यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। मैक्स सीक्वेंस लेंथ अगर आप सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, हमने अपने केस में उसको नन किया हुआ है। टोकनाइजर आपने जो ऊपर डाउनलोड किया, ट्रेनिंग आर्गुमेंट आपने ऊपर सेट किया और पैकिंग आपने ऊपर डिफाइन की है। तो ये सारे के सारे आर्गुमेंट जब हमने देने हैं, जब ये आपने सेव कर दिए, सारे के सारे आर्गुमेंट आपने दे दिए, तो द ओनली थिंग टू डू नाउ इज अ सिंगल लाइन दैट इज ट्रेनर डॉट ट्रेन, दैट्स इट। ये आप लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, आपके पास मॉडल फाइन ट्यून्ड विद चेक पॉइंट अवेलेबल वुड बी स्टोर्ड इन योर डायरेक्टरी। तो अगर आपने, मैंने जो पिछली जितनी लाइनें लिखी हैं, इफ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम स्टार्ट, तो ये पहला सेल हार्डली 4-5 लाइनें इंपोर्ट्स की हैं। मैं अगर इनको इग्नोर भी कर दूंगी तो इंपोर्ट की लाइनें हैं। यहां पे सिर्फ हम नाम डिफाइन कर रहे हैं। मैं नाम भी डिफाइन करूं, मैं आगे नाम कॉमर्स में लिख दूं तो यू कैन इग्नोर दीज लाइंस एज वेल, कि कोड तो नहीं है, मतलब इट्स समथिंग कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो सारे पैरामीटर मैं यहाँ नाम भी डिफाइन करूं, मैं जहां पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं वहां हार्ड कोड लिख भी सकता हूं, राइट? सो यू कैन इग्नोर दिस एज अ यू नो अ लाइन ऑफ कोड इन योर प्रोग्राम। ये भी सारे पैरामीटर उसी तरह से ही हैं, मैं आगे डिफाइन कर सकता था। एक्चुअल जो लाइन ऑफ कोड है विच इज डूइंग समथिंग इज दिस लाइन, वन लाइन, राइट? ये भी आगे यूज हो रहा है। सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन जो मॉडल लोड कर रहा है। 4 लाइनें, 6 लाइनें टोटल हो गई टोकनाइजर लोड करने के साथ। ये भी मैं इधर ना भी दूं, मैं आगे डिफाइन कर सकता हूं, तो नॉट अ लाइन ऑफ कोड। ये भी आर्गुमेंट सारे के सारे मैं आगे डिफाइन कर सकता हूं। चलो हम इसको शामिल कर लेते हैं कि एक्चुअली ये एक लाइन ही है। ये तो मैंने एंटर एंटर मार मार के लिखा हुआ है, एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन के अंदर भी आप लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको भी शामिल कर लूं, इसको भी शामिल कर लूं, तो 6, 7 और 8 लाइनें, 9 लाइनें और 10 लाइनें। So it's just 10 line of code to fine tune a large language model on your data set. That's it. तो इतना आसान है एक लैंग्वेज मॉडल को अपने डेटा सेट पे फाइन ट्यून करना, राइट? क्योंकि हम प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल लोड कर रहे हैं। आपकी फाइन ट्यूनिंग की एबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि आपने कितना अच्छा इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग डेटा सेट बनाया है। उसके लिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि जो हमने यहाँ पे 1000 लाइंस का इंस्ट्रक्शन सेट लोड किया है, आप उसमें से इंग्लिश और उर्दू सिर्फ फिल्टर करके, तो जस्ट ऑब्जर्व कि उन्होंने डेटा सेट कैसे बनाया, इंग्लिश उर्दू में क्या लिखा हुआ है। वो मल्टी टर्न इंस्ट्रक्शंस हैं। जिस तरह से ईमेल की मिसाल आपने देखी कि उसने एक टूटी फूटी सी इंग्लिश में कहा कि मुझे ईमेल जनरेट करो, तो लैंग्वेज मॉडल ने आगे से जिस पे फाइन ट्यून हो रहा है कि उसको जवाब में ये कह रहा है कि आपकी इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर नहीं है, पहले मुझे ये 3-4 चीजें बताओ तो मैं ईमेल जनरेट कर दूंगा। तो उसी इंस्ट्रक्शन में उसने आगे पे शायद 3-4 चीजें बताई होंगी और इसने फिर एक ईमेल जनरेट कर दी। तो ये एक मल्टी टर्न इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग का डेटा सेट का सैंपल है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस 1K के डेटा सेट को जरा एक दफा जरूर गो थ्रू करके देखें कि इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग की फॉर्मेट कैसे रखा जाता है, कैसे ट्रेन किया जाता है, ताकि आप उसको जब फाइन ट्यून करें तो मॉडल एक्चुअली कुछ लर्न भी करे। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू।